Hello everyone. Hope you all are safe in this pandemic situation. डेट शीट आ गई है भाई, तो अब तो एश्योरिटी है कि एग्ज़ाम होगा। अभी तक एज ऑफ नाउ देना है एग्ज़ाम, नहीं देना है इट्स अप टू यू, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं, हर किसी के कंसर्न्स हैं। फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा। लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ अमेंडमेंट्स का जो आपके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हैं, विच आर एप्लीकेबल फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है ना। सी एज फार एज अमेंडमेंट्स आर कंसर्न्ड, थोड़ा सा मेरी बात सुनना है। स्टार्टिंग के 5-7 मिनट में समझाऊंगा कि अमेंडमेंट कौन से पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत हाइप है यार अमेंडमेंट्स का, बहुत इशू क्रिएट कर दिया गया। इतना कोई अमेंडमेंट है नहीं एज सच, ठीक है ना, सिर्फ हल्ला है। मैं बात कर रहा हूँ मई 21 के अटेम्प्ट के लिए, जो अब जुलाई 21 हो चुका है, जो अब जुलाई 21 हो चुका है। ठीक है ना, ठीक है सर। देखें, जहाँ तक अमेंडमेंट्स की बात है, जनरली क्या होता है कि आप हमेशा आरटीपी देखें इंस्टीट्यूट की। आरटीपी में लिखा होता है कौन से अमेंडमेंट पढ़ने हैं, हमेशा लिखा होता है कि भाई ये अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने हैं। लेकिन पहली बार आज तक ऐसा हुआ है कि मई 21 की आरटीपी में कोई भी अमेंडमेंट नहीं दिया गया, कोई भी अमेंडमेंट है ही नहीं। आप मई 21 के आरटीपी डाउनलोड करें, सीधे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर मई 21 के आरटीपी की बात करें तो वहाँ तो अमेंडमेंट्स हैं नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या हमें अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ने हैं? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। मई 21 की आरटीपी एक बात कहती है, वो कहती है जी आपको मई 21 एग्ज़ाम के लिए हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ना होगा, और वो स्टडी मटेरियल जो है अक्टूबर 20 एडिशन। कौन सा है जी? अक्टूबर 20 एडिशन। ठीक है। देखें, जहां तक लॉ की बात है तो लॉ में तो जो अमेंडमेंट्स आएंगे वही एप्लीकेबल होंगे, स्टडी मटेरियल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन तब भी उस पर बात करिए। जैसे ऑडिट की बात करिए तो ऑडिट में स्टडी मैट में काफ़ी चेंजेस हैं, और लगभग हमने सारे ही लेक्चर्स को बदल दिए। ठीक है। तो क्योंकि भाई ऐसी बात है कि चेंजेस हैं तो नए चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि टॉपिक्स कई सारे ऑडिट में चेंज किए गए हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ तक लॉ की बात है, लॉ में तो वही आएगा ना जो लॉ के अंदर एप्लीकेबल होगा, नोटिफाइड होगा। अब अक्टूबर 20 एडिशन अगर आप रेफ़र करें, अक्टूबर 20 एडिशन, तो यार अक्टूबर 20 एडिशन रेफ़र करके एक बात पता लगती है। आप सबने सुना होगा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। अक्टूबर 20 के एडिशन में इसका कहीं जिक्र नहीं किया, कहीं जिक्र नहीं किया। मैं सिर्फ मई 21 की बात कर रहा हूं। नवंबर के लिए, नवंबर के इसके लिए अलग अमेंडमेंट वीडियो होगा, वो भी एक लेक्चर का ही होगा। ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर 21 वाले से रेफर ना करें, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ेगा आपके लिए। ठीक है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 अक्टूबर 20 एडिशन में कहीं भी नहीं है। मतलब एक बात ध्यान रखिए, ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इसे अक्टूबर 20 का पार्ट नहीं बनाया गया, इसीलिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मई और यू कैन से जुलाई एग्जाम्स। ठीक है ना। ठीक, इसकी तो कहानी होती है ख़त्म। अब आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अमेंडमेंट एक्ट 20 की, क्योंकि आपको ये पढ़ना नहीं। ठीक है। ठीक है। जहाँ तक बात है अमेंडमेंट्स की कि सर मई 21 के लिए हम वो अमेंडमेंट पढ़ते हैं, आपको पता है 6 महीने पहले आते हैं। मतलब वो सारे अमेंडमेंट जो कब तक आए होंगे, अप टू 31 अक्टूबर 2020 तक। बिल्कुल सही बात है, वो हम पढ़ेंगे भी, वो हमें पढ़ना है। तीसरी आपके दिमाग में डाउट बन सकता है, कई बच्चों का डाउट हो सकता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि सर हमारा एग्ज़ाम तो मई 21 में नहीं जुलाई 21 में है, हमारा एग्ज़ाम तो मई 21 में नहीं जुलाई 21 में है। तो सर क्या हमें ये अमेंडमेंट भी पढ़ने हैं? कौन से अमेंडमेंट? जो 6 महीने पहले के, मतलब 6 महीने पहले, मतलब अक्टूबर तक के अमेंडमेंट पढ़ने थे मई के लिए। अब जो, क्योंकि एग्ज़ाम 2 महीने डिले हुआ है, 2 महीने, तो क्या हमें
इन दोनों महीने के अमेंडमेंट भी पढ़ने हैं, वेदर दे आर एप्लीकेबल। जो नवंबर दिसंबर 20 में आए, क्या वो भी पढ़ने होंगे? देखो यार, इसमें बड़ी अनसर्टेनिटी है कि ये वाले अमेंडमेंट पढ़ने हैं नहीं पढ़ने। ज़्यादा नहीं, एक आधा अमेंडमेंट है, वो भी हम पढ़ लेंगे, बीइंग ऑन अ सेफर साइड, ज़्यादा नहीं है। ये लेक्चर बहुत लेंदी तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ इशू बनाया गया है, हाइप बनाया गया है। तो हम वो सारे अमेंडमेंट पढ़ेंगे जो 31 अक्टूबर तक आए हैं, और वो सारे अमेंडमेंट पढ़ेंगे जो आपके दिसंबर तक आए हैं। प्रिसाइजली मैं आपसे बोलूं तो मैं आपको वो सारे अमेंडमेंट पढ़ा दूंगा जो आपके लिए आए हैं पिछले कुछ टाइम में, अप टू 31 दिसंबर, ठीक है ना, 2020। इसमें मैं 2020 वाले अमेंडमेंट भी पढ़ाऊंगा। पहले हम पढ़ेंगे 2020 वाले अमेंडमेंट, फिर हम पढ़ेंगे 2019 वाले अमेंडमेंट। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ। इंटरमीडिएट में अमेंडमेंट जब आता है इंस्टीट्यूट, तब क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर 2020 में है तो 2021 में क्वेश्चन नहीं आएगा, एक आध 1.5-2 साल बाद आएगा, 3-4 अटेम्प्ट के बाद। तो अब 2019 के जो अमेंडमेंट हैं वो आपके लिए अब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, 19 और 20 के। तो ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अमेंडमेंट्स देखते हैं और बहुत छोटा सा सेशन है, सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। जहाँ तक अमेंडमेंट्स की बात है, अगर आप देखें पहला अमेंडमेंट ये आया है 24 दिसंबर 2020 को, ठीक है ना, सही बात। ये अमेंडमेंट कनेक्टेड है विद सेक्शन 4। आपने शायद सुना होगा कभी रिजर्वेशन ऑफ नेम के बारे में, ठीक है ना, कि नाम रिजर्व करा सकते हैं 20 और 60 दिन के लिए, ठीक। ये अमेंडमेंट क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। ये अमेंडमेंट कहता है जी, जो आपके पास टाइम पीरियड है 20 डेज़ का नई कंपनी के लिए, आपको पता होगा नेम रिजर्व होगा, प्रपोज्ड कंपनी 20 डेज़, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए 60 दिन। कहता है जी रूल 9A के अंदर कि आप एडिशनल फीस देकर ऑनलाइन एक्सटेंशन करवा सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ नेम का। यू कैन गेट द पीरियड एक्सटेंडेड, यू कैन गेट द पीरियड एक्सटेंडेड, ठीक है ना, सही बात है। सर कब तक? ठीक है, 20 दिन, 1000 रुपये की फीस लगेगी, ठीक है ना। 40 डेज के एक्सपायरी से पहले 2000 रुपये की फीस लगेगी। 20 डेज अप्रूवल से 3000 रुपये की फीस लगेगी। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये है सर कि जिस दिन आपको रिजर्वेशन हुआ उसके, मैं कहता हूँ 20 दिन तक नाम रिजर्व रहेगा या 60 दिन तक नाम रिजर्व रहेगा, सही बात है। आपका जब नाम लैप्स होगा, रिजर्वेशन कैंसिल होगा, तो उसे एक्सटेंड कराया जा सकता है, उसे एक्सटेंड कराया जा सकता है एडिशनल फीस देकर, ठीक है ना, बात समझना। 40 दिन का एडिशन होगा 40 डेज का, मतलब जो भी आपका जो पीरियड है उसमें 40 डेज ऐड हो जाएंगे, ठीक है, बात समझना। आपको उसके लिए 1000 की फीस देनी होगी, और ये एडिशनल पीरियड कब मिलेगा? आपके नाम के अप्रूवल के 20 दिन पहले एक्सपायरी के। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम लैप्स हो रहा है 60 दिन में, मतलब आपने नाम रिजर्व कराया, मान के चलते हैं 1 जुलाई को नाम रिजर्व हो गया, कब तक रहेगा जी? 31 दिन जुलाई के, 29 दिन अगस्त के, 29 अगस्त तक, ठीक है, ये नाम रिजर्व रहेगा यहाँ तक। मैं यहाँ थोड़ा फेयर में लिख देता हूँ, ये 1 जुलाई को नाम रिजर्व कराया, ये नाम रहेगा 29 अगस्त तक रिजर्व, ठीक है। 60 डेज के बाद तो एक्सपायरी हो ही जाएगी। आफ्टर 60 डेज ये आपका नाम जो है 60 डेज के लिए ही रिजर्व है, ठीक है। ये 60 डेज की एक्सपायरी हो गई। कहता है जी एडिशनल मिल जाएंगे आपको 40 दिन, और एडिशनल 40 दिन मिल जाएंगे प्लस 40 डेज। उसके लिए आपको फीस देनी होगी, पता है कितनी? 1000 रुपये। और ये जो एक्सटेंशन चाहिए होगा, ये एक्सटेंशन आपको मिलेगा एक्सपायरी के 20 दिन पहले। मतलब एक्सटेंशन की एप्लीकेशन कब दोगे आप?
इस पीरियड में। समझ रहे हो आप बात को? एक्सटेंशन की एप्लीकेशन कब दोगे आप? इस पीरियड में। मतलब आप ये मान के चलें कि ये 20 दिन है, तो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन कब देंगे आप? एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देंगे वहाँ हो गए आपके 9 अगस्त। इस पीरियड के बीच में एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और एक्सटेंशन मिलेगा फॉर 40 डेज 1000 रुपये की फ़ीस के साथ। बात आ रही है समझ में? एक्सटेंशन 40 दिन का 1000 रुपये की फ़ीस, लेकिन एक्सटेंशन की एप्लीकेशन कब दोगे? बिफोर 20 डेज बिफोर द एक्सपायरी। 20 डेज बिफोर द एक्सपायरी। अगर यहाँ बात करें आगे क्या दिया है, तो कहता है जी 60 डेज का भी एक्सटेंशन मिल सकता है, उसके लिए 2000 रुपये की फ़ीस देनी होगी। 2000 रुपये की फ़ीस वो आप बोलोगे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 40 डेज। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आप, एक ऑप्शन तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि ये आपने नाम को रिजर्व कराया, ठीक है, ये 1 जुलाई को नाम रिजर्व कराया, ठीक है, ये 29 अगस्त को आपका हुआ, ठीक है, 29 अगस्त को ये लैप्स होगा, 60 डेज़ ख़त्म हो जाएंगे, 60 डेज़ की आपकी एक्सपायरी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। कहता है जी कोई दिक्कत नहीं है, आपको 60 दिन चाहिए, आपको 60 दिन मिल जाएंगे। इसके लिए फ़ीस कितनी लगेगी? 2000 रुपये। 40 दिन के लिए फ़ीस कितनी लग रही थी? 1000 रुपये। 60 दिन के लिए फ़ीस कितनी लगेगी? 2000 रुपये। बात समझना, ये जो आप दे रहे हो ये आपको 60 दिन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोगे 40 दिन पहले, 40 दिन पहले। 60 दिन और भी मिल सकते हैं, मतलब 60 दिन की गुंजाइश दो केसेस में है, या तो एप्लीकेशन दो 40 दिन पहले, या तो एप्लीकेशन दो 20 दिन pहले। अगर 40 दिन पहले एप्लीकेशन दोगे तो 2000 रुपये देने पड़ेंगे, अगर 20 दिन पहले एप्लीकेशन दोगे तो 3000 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर बात करें, तो ये 60 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है, या तो एप्लीकेशन दो 40 दिन पहले, 40 दिन पहले, फीस लगेगी 2000 रुपये, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फीस लगेगी 2000 रुपये। लेकिन नहीं करवा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन पहले आपको ऐसा लगता है एक्सटेंशन चाहिए तो मिल जाएगा, आप 20 दिन पहले भी एक्सटेंशन ले सकते हैं। 2000 को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, 40 दिन के लिए 2000 रुपये। अगर आपको 20 दिन पहले याद आता है नहीं यार नाम को रिज़र्व कराना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम को रिज़र्व कराइए, 20 दिन पहले एक्सटेंशन कराओ। यहाँ पे फ़ीस लगेगी 3000 रुपये। थोड़ा टेक्निकल है, समझना, पहला अमेंडमेंट ही आपको टेक्निकल मिला है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, जो भी आपका टाइम पीरियड एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए 40 दिन का, मिलेगा एक्सटेंशन, 1000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, लेकिन एप्लीकेशन दोगे 20 दिन पहले। अगर एक्सटेंशन चाहिए 60 दिन का तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या तो 40 दिन पहले, 40 दिन पहले दे दोगे एक्सपायरी से 29 अगस्त से पहले, 40 दिन पहले, तो 2000 रुपये की फ़ीस लगेगी, और अगर 20 दिन पहले दोगे तो 3000 की फ़ीस लगेगी। बात आ रही है समझ में? मतलब प्रिसाइजली आप कह सकते हैं इस अमेंडमेंट के बारे में कि जो आपका रिजर्वेशन ऑफ नेम का पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है, या तो एक्सटेंड होगा कितने टाइम के लिए? प्लस 40 डेज, या तो एक्सटेंड होगा कितने दिन के लिए? प्लस 60 डेज। सही बात है सर। 40 डेज के लिए फ़ीस कितनी लगेगी जी? फ़ीस लगेगी आपकी 1000 रुपये। और एप्लीकेशन कब दोगे? एप्लीकेशन दोगे 20 डेज बिफोर एक्सपायरी। ठीक है ना, 20 डेज। अगर 60 दिन की बात करें तो 60 दिन में दो सिचुएशन बनेगी, एप्लीकेशन जाएगी या तो 40 दिन पहले, या तो एप्लीकेशन जाएगी 20 दिन पहले। अगर 40 दिन पहले एप्लीकेशन जाएगी तो कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी? यहाँ फ़ीस लगेगी 2000 रुपये, क्योंकि टाइम था आपके पास। अगर अर्जेंटली आप 20 दिन पहले के पीरियड में कहते हैं कि जी हमें नाम एक्सटेंशन कराना पड़ेगा, रिजर्वेशन, ठीक है, तो 3000 रुपये की फ़ीस लगेगी। ये एक अमेंडमेंट है। ऑल्दो ये अमेंडमेंट दिसंबर में आया है, लेकिन हम इसे पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे कहा रिस्क हमको लेना नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है ध्यान रखना, समझ में आ रहा होगा आप सबको
ठीक है। एक्सटेंशन मिलेगा 40 दिन का भी, 60 दिन का भी, जो भी पीरियड आपका है, ओरिजिनल पीरियड 60 दिन का है, आपको मिल जाएंगे। और कितने दिन? 40 दिन, मतलब ये हो जाएगा 100 दिन। आपका 60 दिन का पीरियड, आपको 60 दिन और मिल जाएंगे, मतलब पीरियड कितना हो जाएगा? 120 दिन। ठीक है। ये बस आपको कंडीशन माननी पड़ेगी कि एप्लीकेशन इस टाइम पे दोगे, ठीक है, और फीस आपको इतनी देनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए, एक तो ये चेंज है। दूसरा अमेंडमेंट सुनो भाई, डिपॉजिट में आपको पता है कई सारी चीज़ें नहीं आती, उसमें एक पॉइंट और ऐड हो गया है कि क्या नहीं आएगा। कहता है जी, अगर स्टार्टअप कंपनी की बात करिए तो स्टार्टअप कंपनी 25 लाख रुपए या उससे ऊपर, मिनिमम 25 लाख है मिनिमम का डिपॉजिट अगर लेती है, कन्वर्टेबल नोट वगैरह इशू करके, जो आखिरी कन्वर्टेबल आपको पता है किसमें? इक्विटी शेयर्स में, या रीपेबल है विद इन 10 ईयर्स, मतलब वही बात आ गई। वो कन्वर्टेबल जो आगे चल के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे और जिनका कन्वर्जन होना है अप टू 10 ईयर्स, जिनका कन्वर्जन होना है अप टू 10 ईयर्स, 10 साल में आपका कन्वर्जन होना ही होना है, फिक्स है। अगर 10 साल में आपका कन्वर्जन होना ही होना है तो 25 लाख रुपए से ऊपर, या 25 लाख रुपए अगर स्टार्टअप कंपनी रिसीव करती है किसी पर्सन से, सिंगल ट्रांच में, सिंगल ट्रांजैक्शन में, एक ही बार में 25 लाख या उससे ऊपर आपने रिसीव किया, जो आगे चलकर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में विद इन 10 ईयर्स, तो आप उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। जैसे आपने डिवेंचर में एक पॉइंट पढ़ा होगा, आपको शायद याद हो, डिवेंचर में कन्वर्टेबल डिवेंचर, सिक्योर्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो कन्वर्जन होगा विद इन 10 ईयर्स, उसे भी डिपॉजिट नहीं मानते अपन। ठीक वैसा ही पॉइंट है यहाँ पे कह रहा है, कोई नोट वगैरह आपने इशू किया है, अगर कन्वर्जन इक्विटी शेयर्स में होना है विद इन 10 ईयर्स, लेकिन मिनिमम अमाउंट दिया हुआ 25 लाख रुपए, मतलब अगर स्टार्टअप कंपनी 15 लाख 10 लाख का पैसा लेती है, उसे डिपॉजिट मानेंगे आप। स्टार्टअप कंपनी 15 लाख 10 लाख 5 लाख का पैसा लेती है, उसे डिपॉजिट मानेंगे। 25 लाख या उससे ऊपर का पैसा जो भी आपने लिया है स्टार्टअप कंपनी ने, उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे आप, अगर वो रीपेबल है, कन्वर्टेबल विद इन 10 ईयर्स। ठीक है ना, सही है। तो स्टार्टअप कंपनी अगर कोई भी पैसा लेती है जो कन्वर्टेबल है, ठीक है, शेयर्स में, और 10 ईयर्स का उसका रीपेमेंट पीरियड है, ठीक है, कन्वर्जन पीरियड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे स्टार्टअप कंपनी के लिए पर्टिकुलरली। ठीक है, 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं, एक तो रिजर्वेशन ऑफ नेम में एक्सटेंशन मिलेगा +40 +60, दूसरा स्टार्टअप कंपनी 25 लाख या उससे ऊपर का कोई भी पैसा लेती जो आगे चलकर कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स में विद इन 10 ईयर्स, तो आप उसे आज डिपॉजिट नहीं मानेंगे, मिनिमम अमाउंट 25 लाख रुपए। तीसरी बात आप सबको याद होगा, चाहे आप डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व पढ़ें, ठीक है, चाहे आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पढ़ें, दोनों में एक पॉइंट लिखा है, याद करिए, कि जितने के डिपॉजिट अगले साल मैच्योर होंगे, याद करो, उसका 20% के बराबर पैसा डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। डीआरआर मतलब डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में, एज पर सेक्शन 73। जितने के डिपॉजिट अगले साल मैच्योर होंगे उसके 20% के बराबर पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी डेट दी है 30 अप्रैल तक, अप टू 30 अप्रैल आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के लिए भी डेट दी गई अप टू 30 अप्रैल, वहाँ अमाउंट 20 नहीं 15% है। जितने के डिबेंचर मैच्योर होने इस साल, जितने के डिबेंचर मैच्योर होने इस साल, उसके 15% के बराबर पैसा आपको डीआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप सबने पढ़ा हुआ, मान के चल रहा हूँ, साथ से अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर नहीं पढ़ा, नहीं याद, तो पहले चैप्टर पढ़ लेना, फिर अमेंडमेंट पढ़ना, अदरवाइज दिक्कत आएगी, क्योंकि पूरा तो पढ़ाऊंगा नहीं, पूरा पढ़ाऊंगा तो 4-5 लेक्चर लग जाएंगे। पहले कंसेप्ट पढ़ाओ, फिर अमेंडमेंट पढ़ाओ, फिर दोनों को जोड़ दो। तो आपने पढ़ लिया होगा, अमेंडमेंट पढ़ लो, काफ़ी है आपके लिए। दोनों में ना एक टाइम पीरियड है 30 अप्रैल का, 30 अप्रैल तक पैसा जमा करना पड़ेगा। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में भी जितने के डिपॉजिट अगले साल मैच्योर होंगे उसके 20% के बराबर पैसा, डिबेंचर में जितने डिबेंचर इस साल मैच्योर होंगे करंट ईयर में, उसका 15% के बराबर पैसा। बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है। कोविड को देखते हुए सरकार ने पिछले साल दोनों की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी थी।
जो दोनों को 30 अप्रैल तक पैसा जमा करना था, सरकार ने 8 महीने और दे दिए एक्सटेंडेड, कोविड को देखते हुए। यहाँ भी 30 अप्रैल तक था, उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया, यहाँ भी 8 महीने और दे दिए। बात समझ रहे हो आप? मतलब 8 महीने का एक्सटेंशन मिला है जी, 8 महीने का एक्सटेंशन मिला है। 8 महीने का एक्सटेंशन यहाँ भी मिला है, 8 महीने का एक्सटेंशन यहाँ भी मिला है। जो 30 अप्रैल की डेट थी वो 31 दिसंबर हो चुकी है। मतलब मैंने हर जगह इम्प्लीकेशन भी लिखा हुआ, अगर आप देखें अमेंडमेंट के साथ कि अमेंडमेंट क्यों किया गया, तो भाई ये पहले वाले में अगर आप देखो, ताकि आपको एक्सटेंडेड टाइम पीरियड बढ़ाकर 40 दिन मैक्सिमम 60 दिन तक मिल जाएगा, फीस देकर आप उसे बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक दूसरे अमेंडमेंट की बात है, तो मैंने आपको बताया कि भाई ताकि आप स्टार्टअप कंपनी के लिए उसे डिपॉजिट ना माने। तीसरे की जहाँ तक बात है, कोविड पेंडेमिक को देखते हुए सरकार ने 15-20% जो भी पैसा जमा करना था उसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल से कर दी है, ठीक है ना, 31 दिसंबर तक। चौथा जी सुनो, चौथा अमेंडमेंट, ठीक है। देखो ये अगर आप ऊपर के अमेंडमेंट्स देखिए, ऊपर के अमेंडमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ठीक है 24 अगस्त, ये वाला अमेंडमेंट देखोगे ना तो कई बार आया है, नवंबर 20, ठीक है, कई बार अमेंडमेंट्स आए हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये मिसप्रिंट है, इसे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ये 24 अगस्त 20 का अमेंडमेंट है। क्या कहता है सुनो, बहुत सिंपल सी बात है यार। कहता है जी, जहाँ तक आप कंपनीज की बात करते हैं, जो कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज्ड हैं, नए वैक्सीन नए ड्रग्स के लिए, उनको आप कंट्रीब्यूट करते हैं, CSR एक्सपेंडिचर मानते हैं कि अगर आपने कोई भी R&D कंपनी है जो नया वैक्सीन नया ड्रग मेडिकल डिवाइसेस बना रही है, उसके लिए रिसर्च कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, वहाँ पे आप जो भी पैसा खर्च करोगे, वहाँ पे आप जो भी कंट्रीब्यूशन एक कंपनी दूसरी कंपनी को देगी, तो इसे क्या मान लेंगे, CSR एक्सपेंडिचर। इसे आप क्या मान लेंगे, CSR एक्सपेंडिचर। बस एक पॉइंट ऐड हुआ है, तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को जो R&D में है, R&D नए वैक्सीन्स की, नए ड्रग्स की, इसमें है, उस खर्चे को CSR एक्सपेंडिचर मानेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। एक पॉइंट ऐड किया गया है कि अगर आप कोविड-19 की वैक्सीन या ड्रग्स को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो उसे भी रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाएगा। मतलब आज की डेट में ये हालात है कि अगर मेरी कंपनी किसी कंपनी को डोनेशन देती है CSR, और वो दूसरी कंपनी कोविड वैक्सीन को बनाने में लगी है, कोविड की दवाई बनाने में लगी है, तो जो पैसा मेरी कंपनी देगी उसे CSR एक्सपेंडिचर मानेंगे आप। मतलब अगर आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को जो कोविड की वैक्सीन्स ड्रग्स बना रही है, अगर इसे कोई डोनेशन देती है, कोई पैसा देती है, तो उसे CSR एक्सपेंडिचर मानेंगे आप। ये सरकार ने नोटिफाई कर दिया है 3 सालों के लिए, 20-21 फाइनेंशियल ईयर, 21-22 और 22-23, ध्यान रखना, ठीक है ना, 20-21, 21-22 और 22-23, ठीक है। आ रही है बात समझ? इन तीनों सालों में आप कोई भी पैसा किसी कंपनी को देते हैं जो कोविड-19 की वैक्सीन या ड्रग बनाने में एंगेज है, तो उस पैसे को CSR एक्सपेंडिचर मानेंगे आप। दैट मनी विल बी, दैट डोनेशन विल बी टर्म्ड एज अ CSR एक्सपेंडिचर। बात आ रही है समझ में? ये 4 मेन अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने हैं। बस ये 4 मई 2021 के लिए या जुलाई 21 के लिए, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? एज फार एज दिस इज कंसर्न, जहाँ तक आपकी और अमेंडमेंट्स की बात है, एक बार थोड़ा कुछ और अमेंडमेंट्स हैं उसे देख लेते हैं। पहले के अमेंडमेंट्स हैं लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, देखते हुए चलना, ठीक है। अच्छा, ये ना आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं बुकलेट, ठीक है। देखिए ये अमेंडमेंट्स क्या बोलते हैं, ज़रा देखना। ये कहते हैं यार, आपने सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देता हूँ, रजिस्टर्ड ऑफिस आप अगर शिफ्ट करते हैं मुंबई से पुणे, तो मुंबई से पुणे जाने में क्या है, मुंबई से पुणे जाने में ये है, देयर विल बी डिफरेंट ROC
सेम स्टेट, आपको तो पता है, डिफरेंट आरओसी सेम स्टेट। यहां पर क्या होता है, आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है रीजनल डायरेक्टर की। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है? रीजनल डायरेक्टर की। वो रीजनल डायरेक्टर आपको अप्रूवल देता है, उसकी अप्रूवल लेके आप आरओसी के पास जाते हो। याद करो, इनके टाइम लिमिट्स चेंज कर दी गई हैं। कहता है जी रीजनल डायरेक्टर अब आपको अप्रूवल देगा 15 दिनों के अंदर, और आप उसे अगले 30 दिन में आरओसी के पास फाइल करेंगे। रीजनल डायरेक्टर आपको अप्रूवल देगा 15 दिन के अंदर, अब आप उसे फाइल करेंगे 30 दिन के अंदर विद आरओसी। पहला अमेंडमेंट है कि रीजनल डायरेक्टर ने अपनी अप्रूवल देनी है विद इन 15 डेज, और आप उसे आरओसी के पास फाइल करेंगे विद इन 30 डेज। बात आ रही है समझ में? हो रहा है क्लियर? ठीक, डन। ये है पहला अमेंडमेंट। दूसरा सुनो, बहुत सिंपल अमेंडमेंट है, क्रक्स दिया हुआ है और बेयर दिया हुआ है, आपको क्रक्स पढ़ना है, काफ़ी है आपके लिए। देखो यार, आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हो अगर, तो आपको मैंने दोनों चीज़ें पढ़ाई होंगी, आपने पढ़ी भी होंगी अपने टीचर से, कि सेक्शन 7 की जहाँ तक बात है, तो सेक्शन 7 के अंदर आप कंपनी बनाते हैं, ठीक है। लॉन्ग प्रोसीजर, सब सेक्शन 1 के अंदर फाइलिंग करोगे, सब सेक्शन 2 में रजिस्ट्रेशन करेगा आरओसी, इसे अलॉट करेगा सब कुछ। दूसरा तरीका है स्पाइस का। सेक्शन 8 कंपनी में ये बोला गया कि अब आप वो लॉन्ग प्रोसीजर आईएनसी 12 की जगह सेक्शन 8 कंपनी को स्पाइस के थ्रू ही बनाओगे। एप्लीकेशन विल बी इन स्पाइस, मतलब सेक्शन 8 कंपनी अब स्पाइस के थ्रू ही बनेगी, ठीक है ना। दूसरा अमेंडमेंट क्या है, पहले सेक्शन 8 कंपनी को बनाते वक्त ड्राफ्ट मेमोरेंडम देते थे, अब ड्राफ्ट, फाइनल नहीं था, अप्रूवल मिल गई चेंज करके आरओसी के पास फाइलिंग की। अब क्या है, आपको मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ेगा फाइनल इंस्टीड ऑफ ड्राफ्ट मेमोरेंडम। छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं। पहला है कि अब आप लॉन्ग फॉर्मेट कम से कम सेक्शन 8 कंपनी मैंडेटरी नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी मैंडेटरी क्या, अब ये मैंडेटरी कर देगा कि आप सेक्शन 8 कंपनी तो बनेगी स्पाइस के थ्रू ही। स्पाइस याद है, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, सेक्शन 8 कंपनी इसी के थ्रू बनेगी। और जब आप फाइलिंग करेंगे तो फाइलिंग होगी मेमोरेंडम की, ना कि ड्राफ्ट मेमोरेंडम की, ठीक है ना। तीसरी बात ध्यान रखिए, आप सबने पढ़ा होगा रूल 9A डीमैट फॉर्म वाला, कि कंपनी को डीमैट फॉर्म में शेयर्स इशू करने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स को कन्वर्ट करना होगा डीमैट फॉर्म में। वो कंपनी जो शेयर डीमैट फॉर्म में इशू कर रही है, उसको एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर PAS 6 में। उसको एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर PAS 6 में, और वो रिटर्न फाइल होगा विद इन 60 डेज, हाफ ईयर कंप्लीट होने से। मतलब ये रिटर्न जाएगा हाफ ईयरली, 6 महीने में एक बार। कब जाएगा? हाफ ईयर खत्म होने के 60 दिन के अंदर। मतलब पहला हाफ ईयर खत्म हो 30 सितंबर को, या आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 29 नवंबर तक, 31 दिन, और वो पहला रिटर्न 29 नवंबर तक जाएगा। हाफ ईयर खत्म होने के 60 दिन के अंदर PAS 6 में फाइल करना पड़ेगा हाफ ईयरली रिटर्न, और वो अटेस्ट करेगा CA या CS इन प्रैक्टिस, दोनों में से कोई भी कर सकता है। वो अटेस्ट करेगा CA या CS इन प्रैक्टिस। बात आ रही है समझ में? और अगर आपने डीमैट फॉर्म में शेयर अगर आपने इशू किए हैं और कोई चेंज होता है कैपिटल में, कोई भी चेंज इशूड कैपिटल में, तो आप इंटीमेट करिए डिपॉजिटरी को। आरओसी को तो करते हैं, आपको पता है 61 के अंदर ऑल्ट्रेशन करोगे कैपिटल में तो आरओसी के पास फाइलिंग करनी पड़ेगी SH 6 में। डिपॉजिटरी को भी आपको इंटीमेट करना पड़ेगा अगर आपके शेयर डीमैट फॉर्म में और आपने कैपिटल में चेंज किया है तब, ठीक है सर। अगला अमेंडमेंट है, आपने डीवीआर पढ़ा होगा, डिफरेंशियल राइट वाले शेयर। डीवीआर में याद करिए एक लिमिट थी 74% की। डीवीआर में एक लिमिट थी 74% की, कि जितने भी शेयर आपने इशू किए हैं, सॉरी 26% की लिमिट थी, हाँ अब 74 है। डीवीआर में क्या था कि जितने भी शेयर आप इशू करोगे, मैक्सिमम डीवीआर वाले शेयर, डिफरेंशियल राइट वाले शेयर 26% हो सकते हैं बस। इस लिमिट को बढ़ा के 74% कर दिया गया है।
मतलब कि ये थोड़ा पॉइंट समझना ध्यान से, अगर आपके 100 करोड़ के शेयर, ठीक है, हैं, तो पहले ये था कि अगर आप 30 करोड़ के शेयर डीवीआर वाले इशू करोगे तो ये हो गया 130 करोड़। जो पोस्ट इशूड कैपिटल है, पोस्ट इशूड, अब पोस्ट इशूड कैपिटल की बात करिए तो प्री इशूड तो हो गई 100 करोड़, पोस्ट इशूड हो गई 130 करोड़। 130 करोड़ का 26% ही मैक्सिमम इशू कर सकते हो आप। मैक्सिमम 100, मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि आप उससे ऊपर इशू कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये आएगा 33.8। पोस्ट इशूड कैपिटल का मैक्सिमम 26% ही डिफरेंशियल राइट वाले शेयर हो सकते थे, तो आप 30 करोड़ ही कर रहे हो तो परमिसेबल है। अच्छा, अगर आप 100 करोड़ के 40 करोड़ करो तो 140 करोड़ हो गया। अब 140 करोड़ का आप निकालें अगर, ठीक है, 140 करोड़ का 26%, ये आएगा 36.4। तो 40 करोड़ तो डीवीआर हो ही नहीं सकते ये वाले शेयर। पोस्ट इशूड कैपिटल का 26%। अब इन्होंने क्या किया है, थोड़ा ध्यान से समझना, 26% के लिमिट को बढ़ा के 74% कर दिया है। और पहले पता है क्या था, ये लिखा था कि डिफरेंशियल राइट वाले शेयर 26% से ऊपर नहीं हो सकते, ये लिखा था। अब पता है क्या लिखा है कि टोटल वोटिंग पावर का, थोड़ा ध्यान से समझना आप मेरी बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, टोटल वोटिंग पावर का मैक्सिमम 74% वोटिंग पावर डिफरेंशियल राइट वाले शेयर पास होगा। मतलब 74% शेयर नहीं बोला है, वोटिंग पावर बोला। जितने भी टोटल वोटिंग पावर है आपका जो भी, उसका मैक्सिमम 74% वोटिंग पावर डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर पे होगा। मतलब कोई भी कंपनी डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इशू करे, उनके पास मैक्सिमम वोटिंग पावर कितना होगा, 74% मैक्सिमम। इससे क्या मतलब निकलता है ये समझना, एक कंपनी है, ये प्रमोटर को शेयर इशू करती है और प्रमोटर को शेयर इशू वक्त करते बोलती है प्रमोटर को कि जी हर 2 पे आपको 5, हर 2 शेयर पे 5 वोट मिलेंगे, और नॉर्मल शेयर होल्डर को 1 शेयर 1 वोट। तो डिफरेंशियल राइट वाले शेयर तो हो गए ना सर। नॉर्मल शेयर होल्डर को 1 शेयर पे 1 वोट, इनको 2 शेयर पे 5 वोट। अब एक मेरी बात समझो आप जरा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है, कि अगर यहां पे आपने उन्हें मान के चलिए 40 लाख शेयर इशू कर दिए, या मैं कहता हूं 10 लाख शेयर इशू कर दिए, मान लो 10 लाख शेयर इशू कर दिए, ठीक है, ठीक है। टोटल शेयर है 60 लाख, ठीक है, ठीक है सर। टोटल शेयर 60 लाख है और इन्हें आपने 10 लाख शेयर इशू कर दिए। अब जब 10 लाख शेयर आपने इनको इशू किए तो इनके पास शेयर तो 10 लाख हैं, लेकिन वोट पता है कितने होंगे, वोट होंगे इनके पास हर 2 पे 5, मतलब वोट होगा इनके पास कितने, 25 लाख वोट। अच्छा, इनको अगर आपने 50 लाख शेयर इशू किए, थोड़ा बात को समझना, अगर आपने इनको 50 लाख शेयर इशू किए तो इनके पास होंगे 50 लाख वोट। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जरा सिचुएशन बदलो, एक बार आप जरा सिचुएशन बदलो। बदले कैसे, आप ऐसे बदलो कि इन्हें आप दे दो 30 लाख शेयर, ठीक है, और इन्हें आप दे दो 20 लाख शेयर। तो इस केस में इनके पास तो 20 लाख वोट हो गए 20 लाख शेयर के,
इनके पास वोट पता है कितने हो जाएंगे? इनके पास वोट हो जाएंगे 75 लाख। टोटल वोट कितने हो गए? 75 और 20, 95 लाख वोट हो गए टोटल, हो गए। आप निकालो 95 लाख का 74%, ये आएगा 70.3। भाई मैक्सिमम ये कितने वोट होल्ड कर सकते हैं? मैक्सिमम 70.3 लाख वोट। शेयर कितने हैं उससे मतलब नहीं है, आपके पास 74% शेयर थोड़ी है सर, ये तो 3:2 का रेशियो है। लेकिन आपके पास वोट जो हैं वो 74% से ऊपर है। तो 74% शेयर से मतलब नहीं है, आपको ये देखना है, आपको ये चीज़ देखनी है इस केस में कि जो आप डिफरेंशियल राइट वाले शेयर दोगे उसमें जो वोटिंग पावर मिलेगा, वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर का 74% से ऊपर वोटिंग पावर इनके पास नहीं होना चाहिए। इससे बड़ी एग्जांपल हो नहीं सकता। जहां पे आपके पास शेयर तो 74% नहीं है लेकिन आपके पास वोटिंग पावर तो है 74%, ठीक है ना, से ऊपर। बात आ रही है समझ में? ये एक अमेंडमेंट है। और इसमें एक और पॉइंट था, पहले कंडीशन थी अगर डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इशू करने हो आपको, अगर करने हो तो उस केस में क्या था कि कम से कम पिछले 3 साल में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का रिकॉर्ड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का वो कंडीशन डिलीट कर दी गई है। आपने पिछले 3 साल में प्रॉफिट बांटे हो ना बांटे हो, डिविडेंड दिया हो ना दिया हो, कोई मतलब नहीं है सर, वो कंडीशन डिलीट हो चुकी है, ठीक है ना। दिस कंडीशन हैज़ बीन अबॉलिश्ड। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। एक और अमेंडमेंट है, बहुत माइनर सा। कंपनी सेक्रेटरी का क्या है? कंपनी सेक्रेटरी की जहां तक बात करें आप, ठीक है, तो जो सिग्नेचर है कंपनी सेक्रेटरी का शेयर सर्टिफिकेट में, अब ये प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। डायरेक्टर वगैरह को पहले अलाउ था, ठीक है ना, कि डायरेक्टर का सिग्नेचर प्रिंटेड, रीजन बीइंग यार 10 लाख शेयर सर्टिफिकेट है तो खुद थोड़ी साइन करेगा, सील है, कोई प्रिंटिंग मशीन है उसमें इंप्रेशन प्लेट बनाई हुई है, ऐसा ही होता है, तो उसमें कर दिया उन्होंने। अब पहले कंपनी सेक्रेटरी को अलाउ नहीं था, कंपनी सेक्रेटरी को फिजिकली साइन करना जरूरी था, अब कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर भी प्रिंटेड हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज अलाउड बाय एनी मशीन, इक्विपमेंट और मैकेनिकल मीन्स, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अगला सुनो। स्टार्टअप कंपनी के लिए अमेंडमेंट है, कहता है जी स्टार्टअप्स के लिए जो ईसॉप आपने पढ़ा होगा सेक्शन 62 शायद, ठीक है ना, ईसॉप कैन बी इशूड अप टू 10 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। पहले ये लिमिट थी 5 साल की, अब इस लिमिट को बढ़ा के 10 साल कर दिया गया कि स्टार्टअप कंपनी अपने प्रमोटर या पर्सन जो उससे रिलेटेड है या कोई डायरेक्टर, ठीक है, उन्हें आप 10 साल तक ईसॉप के शेयर इशू कर सकते हो, उन्हें 10 साल तक। किनको? एक तो प्रमोटर को, पर्सन बिलोंग टू हिम, और डायरेक्टर हु हिमसेल्फ थ्रू रिलेटिव और थ्रू बॉडी कॉर्पोरेट होल्ड्स 10% ऑफ द शेयर्स, जिनके पास कम से कम 10% की शेयर होल्डिंग होगी। प्रमोटर, पर्सन बिलोंगिंग टू हुम, डायरेक्टर, कम से कम कितनी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए भाई? 10% आपके पास शेयर होल्डिंग है। पहले क्या था कि 5 साल तक ही आप इशू कर सकते थे ईसॉप वाले शेयर्स, अब ये लिमिट बढ़ा के 10 साल तक कर दी गई है कि आप ईसॉप वाले शेयर्स स्टार्टअप कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर को 10% तक की शेयर होल्डिंग जिसके पास है उसको, डायरेक्टर की बात करें, ठीक है ना, चाहे अकेले चाहे रिलेटिव के साथ मिलकर, तो उसे आप ईसॉप के शेयर इशू कर सकते हैं 10 साल तक कंपनी बनने के, ठीक है ना। एक अमेंडमेंट आया था इससे पहले, कहीं आपको याद हो शायद, डीआरआर को लेकर। डीआरआर में बात करें तो लिमिट चेंज कर दी गई और बहुत आसान हो गया। डीआरआर बहुत आसान है। डीआरआर में पता है कैसे? ध्यान रखो, मैं सिंपल बताता हूं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना अब जरूरी नहीं है बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारी कंपनियों को अब डीआरआर बनाना मैंडेटरी नहीं है, उनके ऊपर से डीआरआर की लिमिट हटा दी गई है, इट हैज बीन अबॉलिश्ड,
गेटिंग माई पॉइंट? सर क्या कहती है लिमिट? कहती है जी सुनो, हर कंपनी को DRR क्रिएट करना पड़ेगा। पहले कंडीशन थी, अब कंडीशन क्या कहती है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग कंपनी, इन दोनों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंक को DRR मैंडेटरी नहीं है, चाहे पब्लिक इशू लेके आओ चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट, मैंडेटरी नहीं है। लिस्टेड कंपनी, चाहे NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नॉट रिक्वायर्ड, पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट। अदर, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अदर में आ गई। लिस्टेड कंपनी में इनके लिए भी ज़रूरी नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी, NBFC हाउसिंग फाइनेंस कोई अनलिस्टेड है, वहाँ भी ज़रूरी नहीं है। तो सर ज़रूरी है कहाँ? ज़रूरी सिर्फ एक कंपनी में है। एक बात बताओ, अगर मेरी एक कंपनी है AO लिमिटेड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वो डिवेंचर इशू करेगी तो वो यहाँ आएगी, क्योंकि ना तो वो लिस्टेड है, ना ही वो बैंकिंग कंपनी, ना ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। या मेरी कंपनी है AO प्राइवेट लिमिटेड, वो भी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ना वो NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ना लिस्टेड है, ना ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग कंपनी है, तो यहाँ फॉल करेगी। मतलब अनलिस्टेड पब्लिक या प्राइवेट कंपनी, बस इनके लिए DRR क्रिएट होगा 10% से आउटस्टैंडिंग डिवेंचर की वैल्यू का, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, अनलिस्टेड इसलिए सिर्फ क्या लेकर आएंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इशू तो ला नहीं सकती। और क्या है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला होगा कि जितने के डिवेंचर मैच्योर होंगे करंट ईयर में, जितने के डिवेंचर इस साल मैच्योर होने, ठीक नहीं होने कंडीशन मत मानो, अगर मैच्योर होने तब उसके 15% के बराबर पैसा आपको DRR में मेंटेन करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ ये क्रिएशन है और ये मेंटेनेंस है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। 10% से क्रिएट होगा, 15% से मेंटेन होगा। जिस साल आपका डिवेंचर मैच्योर होना है उसके उसके साल शुरू होने के 30 दिन के अंदर, 30 अप्रैल तक आपको ये 15% पैसा मेंटेन करना पड़ेगा। इट शुड बी मेंटेन्ड, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, जो DRR में 10% पैसा रखेंगे या क्रिएट करेंगे, मेंटेन करेंगे, कहाँ करेंगे? बैंक में, या तो शेड्यूल्ड बैंक में जमा कर दो, या भारत सरकार की कोई सिक्योरिटी खरीद लो। अनइनकम्बर्ड मतलब होता है विदाउट मॉर्टगेज, जैसे गिरवी के तौर पे, मॉर्टगेज के तौर पे नहीं रखा आपने, या कोई ट्रस्ट सिक्योरिटी खरीद लो, इंडियन ट्रस्ट एक्ट वाली, वो सरकारी सिक्योरिटीज़ हैं। शेड्यूल्ड बैंक में जमा कर दो, अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी ऑफ CG और SG, या फिर ट्रस्ट सिक्योरिटीज़। जो पैसा यहाँ पे है वो डिवेंचर की रीपेमेंट में ही काम आएगा, रिडेम्पशन में या इंटरेस्ट पे करने में, और कहीं नहीं। वो तीसरे पर्पस में काम आ ही नहीं सकता। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड ऑन एनी अदर पर्पस। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, डन है जी, बहुत बढ़िया। अब जहाँ तक बात है इसकी, यार छोटा सा एक पॉइंट है यार, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। बोर्ड रिपोर्ट में एक चीज़ और आएगी, एक स्टेटमेंट, कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है कंपनी के द्वारा, दे आर पर्सन हैविंग इंटीग्रिटी एंड हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। एक्चुअली क्या होता है, जब आप फाइनल में 149 सेक्शन पढ़ेंगे, पहला सेक्शन यही है, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें पहली कंडीशन यही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी अ पर्सन ऑफ प्रॉपर इंटीग्रिटी एंड हैविंग रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। वो एक ऐसा पर्सन जिसे आप बाहर से अपॉइंट करते हैं, इसलिए अपॉइंट करते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस होगा, एक्सपर्टीज होगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस अलग होता है, एक्सपर्टीज अलग होता है, ध्यान रखिए। कई बार एक्सपीरियंस तो बहुत होगा लेकिन एक्सपर्टीज नहीं आता। ईशांत शर्मा, कितने साल का एक्सपीरियंस आप देखो, लेकिन अभी भी एक्सपर्टीज नहीं है बॉलिंग में। 1 विकेट मिल जाए तो मिल जाए सर, बात समझ रहे हो एक्सपर्टीज का मतलब क्या है? तो एक्सपीरियंस अलग होता है, एक्सपर्टीज अलग होता है। तो आपके पास एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज दोनों होगा, एंड यू मस्ट बी अ पर्सन ऑफ प्रॉपर इंटीग्रिटी। एक ऑनेस्ट, एक सिंसियर आदमी को आप रखेंगे एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये उसकी क्वालिफिकेशन होती है। बोर्ड इसे अपनी रिपोर्ट में बताया, जिसे हमने रखा है वो एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। जहां तक बात है 2 चीज़ों की, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नेम ऑफ कंपनी में रूल 8 चेंज हुआ है पूरा का पूरा, इट इज़ नॉट रेलिवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको मिलेगा, बहुत लंबा रूल है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है। और IPF में, ठीक है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ट्रांसफ़र के कुछ रूल्स अमेंड हुए हैं, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है।
तो ये आपके अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके लिए रेलेवेंट हैं। तो मई 21 के लिए इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये अमेंडमेंट्स बता दिए पहले वाले भी, और ये अमेंडमेंट्स बता दिए अभी वाले भी, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। 2-3 बातें और ध्यान रखो, ठीक है। मैंने केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू कराए हैं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज़ मैंने करा दिए हैं, होगा तो दोबारा भी करवा देंगे लाइव। मैं लिंक जल्द ही शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। जितने भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं लॉ के, वो मैंने सबके सब करवा दिए हैं। जो इंस्टीट्यूट के बुकलेट में आए हैं वो सारे एमसीक्यूज़ हमने करा लिए प्रैक्टिस। वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 लेक्चर होंगे 1-1 घंटे के, 5-6 घंटे में सारे एमसीक्यू डन कर लिए हमने। दूसरी बात, एमटीपी आरटीपी हमने सारी करा दी है, उसके लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माय टेलीग्राम चैनल, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल CA अंकित ओबेरॉय, ठीक है ना। तो ये आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। आरटीपी मैंने करवाई हुई है, एमटीपी मैंने करवाई हुई है, ठीक है। आपके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू मैंने कराए हुए हैं, सब कुछ कराया हुआ है। और मैं जल्द ही 2-3 दिनों के अंदर अदर लॉ का रिवीजन भी लाने वाला हूँ, ठीक है। उसका लिंक वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। और एग्ज़ाम से पहले मैराथन तो आएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अमेंडमेंट्स का टेंशन ख़त्म। लेस देन मुझे लगता है करीब मतलब 1 घंटे से भी कम समय हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, मस्त रहो एकदम। ये अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट टेंशन आप ख़त्म कर दो, ठीक है। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियोज़ के अंदर, और मैं शेयर करूंगा चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। और इवन मेरे पास कुछ रिवीजन्स होंगे कंपनी लॉ के भी, बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन है वो, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बहुत कुछ आने वाला है अगले 4-5 दिनों के अंदर, 5-7 दिनों के अंदर बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियोज़। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे सेफ।